国国际广播电台。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम के तहत चीन के अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाज और चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। अब सुनिए आज के मुख्य समाचार। शी जिनपिंग ने वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव के विशेष दूत से मुलाकात की। चीन ने सर्वांगीण ग्रामीण पुनरुत्थान बढ़ाने का नया दस्तावेज सार्वजनिक किया। सीएमजी स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के लिए आयोजित न्यूज ब्रीफिंग में कार्यक्रम की अभिनव विशेषताओं की प्रस्तुति। अब आप दिव्या पांडे से सुनिए आज के पूरे समाचार। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी के महासचिव और राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 4 फरवरी की दोपहर के बाद जन बृहद भवन में वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय कमेटी के महासचिव टो लैम के विशेष दूत और विदेश मंत्री ले हुआई ट्रुंग से मुलाकात की। शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों पार्टियों द्वारा एक दूसरे को महत्वपूर्ण राजनीतिक एजेंडा का परिचय देने की अच्छी परंपरा से चीन और वियतनाम की कॉमरेड प्लस भाई जैसी विशेष मित्रता और उच्च स्तरीय परस्पर राजनीतिक विश्वास जाहिर हुआ है। फिलहाल मैंने महासचिव टो लैम के साथ चीन वियतनाम साझे भविष्य वाले समुदाय के निर्माण पर रायों का गहन आदान प्रदान कर महत्वपूर्ण समानताएं संपन्न की। ले हुआई ट्रुंग ने कहा कि वियतनाम हमेशा चीन के साथ संबंध का विकास करने को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और चीन के साथ नए विकास के रास्ते पर हाथों में हाथ मिलाकर वियतनाम चीन संबंध नई मंजिल पर पहुंचाने को तैयार है। 3 फरवरी की दोपहर को चीनी प्रधानमंत्री ली छियांग ने पेचिंग के जन बृहद भवन में चीन की राजकीय यात्रा पर आए उरुग्वे के राष्ट्रपति यमांडो ओरसी से मुलाकात की। ली छियांग ने कहा कि 2023 में चीन और उरुग्वे के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की स्थापना के बाद से विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग में तेजी आई है, जिससे कई फलदायी परिणाम प्राप्त हुए हैं। आज सुबह चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने राष्ट्रपति ओरसी के साथ वार्ता की, जिसमें चीन उरुग्वे संबंधों को और गहरा करने पर महत्वपूर्ण सहमति बनी। चीन उरुग्वे के साथ दोनों राष्ट्राध्यक्षों के रणनीतिक मार्गदर्शन का पालन करते हुए एक दूसरे के मूल हितों से जुड़े मुद्दों का दृढ़ता से समर्थन करने, साझा विकास के मार्ग पर अवसरों को सक्रिय रूप से साझा करने और आपसी लाभ वाले सहयोग को गहरे और अधिक व्यावहारिक स्तर तक ले जाने को तैयार है। ओरसी ने कहा कि आज सुबह राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ उनकी एक सार्थक बैठक हुई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और गहरा करने पर सहमति बनी। चीन उरुग्वे के सतत विकास के लिए एक प्रमुख भागीदार है और उरुग्वे चीन संबंध मजबूती से विकसित हो रहे हैं, जो देशों के बीच संबंधों का एक आदर्श बन रहे हैं। उरुग्वे एक चीन सिद्धांत का दृढ़तापूर्वक पालन करता है और चीन के साथ सभी स्तरों पर घनिष्ठ उच्च स्तरीय आदान प्रदान और संवाद के लिए तत्पर है। चीन ने 3 फरवरी को ग्रामीण व कृषि आधुनिकीकरण और चौतरफा ग्रामीण पुनरुत्थान के लिए वर्ष 2026 का नंबर 1 केंद्रीय दस्तावेज सार्वजनिक किया। इस दस्तावेज के 6 मुख्य भाग हैं, जिनमें कृषि की चतुर्मुखी उत्पादन क्षमता तथा गुणवत्ता कुशलता की उन्नति करना, लक्षित रूप से समर्थन व मदद देने की नीति लागू करना, किसानों की आय की स्थिर वृद्धि बढ़ाना, स्थानीय स्थिति के मुताबिक निवास व रोजगार के अनुकूल सौहार्द ग्रामीण क्षेत्रों का निर्माण करना, व्यवस्थाओं का सृजन मजबूत करना और कृषि, गांव और किसान मुद्दों पर पार्टी के नेतृत्व को मजबूत करना शामिल है। इस दस्तावेज में कहा गया कि कृषि और ग्रामीण आधुनिकीकरण चीनी शैली वाले आधुनिकीकरण की समग्र स्थिति और गुणवत्ता से जुड़ा है। हमें कृषि और गांव के प्राथमिक विकास और शहर तथा गांव के तालमेल विकास पर कायम रहकर ग्रामीण पुनरुत्थान के जरिए निरंतर गरीबी उन्मूलन की उपलब्धियों को मजबूत करना चाहिए। 4 फरवरी को आयोजित चीनी विदेश मंत्रालय के नियमित संवाददाता सम्मेलन में प्रवक्ता ने कहा कि चीन ने लौरा फर्नांडिस को कोस्टारिका की राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी। 2 फरवरी को कोस्टारिका की संप्रभु जन पार्टी के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार लौरा फर्नांडिस को कोस्टारिका के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। संबंधित सवाल का जवाब देते हुए चीनी प्रवक्ता ने कहा कि कोस्टारिका मध्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण देश है। चीन और कोस्टारिका के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के बाद अब तक के 18 वर्षों में द्विपक्षीय संबंध सुचारू रूप से विकसित हुए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में आदान प्रदान और सहयोग में निरंतर प्रगति हुई है, जिससे दोनों देशों के लोगों को लाभ मिला है। चीन कोस्टारिका के साथ संबंधों के विकास को अत्यधिक महत्व देता है और कोस्टारिका की नई सरकार के साथ मिलकर दोनों देशों के लोगों के मूलभूत हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में व्यावहारिक सहयोग को बढ़ावा देगा और चीन कोस्टारिका रणनीतिक साझेदारी के अर्थ को निरंतर समृद्ध करेगा। जापानी प्रधानमंत्री साने ताकाइची ने 2 फरवरी को साफ तौर पर संविधान का संशोधन कर आत्मरक्षा दल संबंधी विषय को धाराओं में शामिल करने की इच्छा व्यक्त की। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन चेन ने 4 फरवरी को कहा कि चीन जापान से आक्रमणकारी इतिहास का आत्मनिरीक्षण कर अपने देश में जनता की शांति और युद्ध विरोध की आवाज सुनने और शांतिपूर्ण विकास के रास्ते पर कायम
कायम रहकर ठोस कदमों से एशियाई पड़ोसी देशों तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का विश्वास प्राप्त करने का अनुरोध करता है। लिन चेन ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध में जापानी सैन्यवाद ने क्षेत्र और विश्व में गहरा संकट पैदा किया था। काहिरा घोषणा, पोट्सडाम विज्ञप्ति और जापानी आत्मसमर्पण पत्र आदि अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रभाव संपन्न दस्तावेजों ने पराजित देश के रूप में जापान के अंतर्राष्ट्रीय कर्तव्य निर्धारित किए। ये जापान के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में लौटने की राजनीतिक और कानूनी पूर्व शर्त है। इसी कारण जापानी संविधान के संशोधन मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और एशियाई पड़ोसी देश हमेशा कड़ी नजर रखते हैं। कुओमिंगतांग और कम्युनिस्ट पार्टी का थिंक टैंक फोरम 3 फरवरी को पेचिंग में आयोजित किया गया। सहकारी आदान प्रदान और सहयोग की संभावनाएं विषय पर आयोजित इस मंच में कुओमिंगतांग और कम्युनिस्ट पार्टी दोनों के विचारकों के साथ साथ ताइवान जलडमरू मध्य के दोनों तटों के पर्यटन, उद्योग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और विद्वानों ने एकत्रित होकर विचारों का आदान प्रदान किया। उन्होंने ताइवान जलडमरू मध्य के दोनों तटों के सभी लोगों से शांतिपूर्ण संबंधों के विकास को बढ़ावा देने, बाधाओं को दूर करने और विभिन्न क्षेत्रों में आदान प्रदान व सहयोग को गहरा करने के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। इस मंच के दौरान प्रतिभागियों ने जलडमरू मध्य के दोनों तटों के बीच पर्यटन आदान प्रदान और सहयोग, औद्योगिक आदान प्रदान और सहयोग तथा पर्यावरण और सतत विकास जैसे 3 विषयों पर गहन रूप से विचार विमर्श किया और 5 पहलुओं में 15 सामान्य विचारों को सामने रखा। 4 फरवरी को पेचिंग में 2026 स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के लिए न्यूज ब्रीफिंग आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम की रचनात्मक विशेषताओं और तकनीकी अनुप्रयोगों का परिचय दिया गया। साथ ही मेजबानों की सूची और मंच डिजाइन की घोषणा की गई। सीएमजी के संपादकीय मंडल के सदस्य जियांग वेनबो ने अश्व वर्ष के सीएमजी स्प्रिंग फेस्टिवल गाला के तकनीकी नवाचार अनुप्रयोगों को प्रस्तुत किया। इस वर्ष मानव रूपी रोबोट एक बार फिर वसंत उत्सव समारोह के मंच की शोभा बढ़ाएंगे। सीएमजी द्वारा विकसित सीसीटीवी मीडिया मॉडल 2.0 का उपयोग वसंत उत्सव समारोह की सामग्री के निर्माण में पहली बार किया जाएगा। वीडियो सामग्री निर्माण और अति यथार्थवादी डिजिटल मानवों के सृजन से कार्यक्रम निर्माण की गुणवत्ता और दक्षता में उल्लेखनीय सुधार होगा। सीएमजी संस्कृति और प्रौद्योगिकी के एकीकरण की नवोन्मेषी पद्धति के प्रति समर्पित रहेगा। दुनिया भर में रहने वाले चीनी लोगों और विदेशी मित्रों के लिए एक ऐसा वसंत महोत्सव समारोह तैयार करेगा जो विचारोत्तेजक, कलात्मक, मनोरंजक और तकनीकी रूप से उन्नत हो। स्थानीय समयानुसार 3 फरवरी को अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर ने कहा कि भारत अमेरिकी निर्यात पर शुल्क कम करने पर सहमत हो गया है। औद्योगिक वस्तुओं पर शुल्क कथित तौर पर 13.5% से घटाकर 0 कर दिया जाएगा। इसके अलावा भारत कुछ कृषि उत्पादों के लिए कुछ संरक्षणवादी उपायों को जारी रखेगा। दोनों पक्षों ने भारत की तकनीकी गैर शुल्क व्यापार बाधाओं को कम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ग्रीर ने यह भी कहा कि वे रूस से तेल की खरीद में भारत की क्रमिक कमी पर नजर रख रहे हैं। फिलहाल भारत ने इस संबंध में कोई बयान जारी नहीं किया है। स्थानीय समयानुसार 2 फरवरी को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रियल सोशल पर पोस्ट किया था कि उन्होंने उस सुबह भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बातचीत की थी। ट्रंप के अनुसार दोनों पक्षों ने अमेरिका और भारत के बीच एक व्यापार समझौते पर सहमति जताई है, जिसके तहत भारतीय वस्तुओं पर अमेरिका द्वारा लगाए गए तथा कथित पारस्परिक शुल्क को तत्काल प्रभाव से 25% से घटाकर 18% कर दिया जाएगा। साथ ही भारत भी तदनुसार अमेरिका पर लगाए गए शुल्क और गैर शुल्क बाधाओं को तब तक कम करेगा जब तक कि वे 0 न हो जाएं। अमेरिकी समाचार वेबसाइट एक्सियोस की 3 फरवरी की एक रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप प्रशासन 6 फरवरी को ओमान में ईरान के साथ बातचीत करने के लिए मान गया है। रिपोर्ट में एक अरबी नागरिक के हवाले से कहा गया है कि ईरान ने बातचीत को तुर्की से ओमान में शिफ्ट करने की मांग की थी और ट्रंप प्रशासन ईरान की मांग को मान गया है। इस अरबी नागरिक ने कहा कि इस बारे में बातचीत अभी भी चल रही है कि क्या मध्य पूर्व के दूसरे देश ओमान में बातचीत में शामिल होंगे। एक्सियोस ने पहले रिपोर्ट की थी कि कई देशों को बातचीत में हिस्सा लेने के लिए बुलाया गया था, लेकिन ईरान चाहता था कि सिर्फ ईरान और अमेरिका ही हिस्सा लें। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, सीआरआई की हिंदी सेवा के स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं पंकज श्रीवास्तव आपके सामने एक बार फिर हाजिर हूं। मित्रों, इन दिनों हम आपको चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाजों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसी के तहत आज हम आपके सामने एक नई कड़ी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है छांगपाई की तलहटी में कोरियाई जाति। कोरियाई जाति चीन की उन अल्पसंख्यक जातियों में से एक है जिनका भौतिक और सांस्कृतिक स्तर अपेक्षाकृत ऊंचा है। इस जाति के लोग मुख्यतः उत्तर पूर्व चीन के 3 प्रांतों में रहते हैं। इस जाति की 60% जनसंख्या चिलिन प्रांत में बसी हुई है। छांगपाई पर्वत श्रृंखला की तलहटी में थूमन नदी के किनारे स्थित येनपियन कोरियाई स्वायत्त प्रीफेक्चर में ये जाति प्रथम रूप में बसी हुई है। चीन की कोरियाई जाति 18वीं शताब्दी के मध्य में कोरिया प्रायद्वीप से चीन में आकर बसी। इस जाति की अपनी भाषा और लिपि है और इनका शैक्षिक स्तर ऊंचा है।
प्राथमिक विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक पठन पाठन कार्य कोरियाई भाषा में होता है। कोरियाई जनता नृत्य गीत के लिए पूरे चीन में मशहूर है। वो खेलकूद की भी प्रेमी है और उसके खेलकूद की अपनी अनोखी विशेषता है। इस जाति के लोग सफाई और शिष्टाचार पर बहुत ध्यान देते हैं। वे बूढ़ों का आदर और बच्चों को बहुत प्यार करते हैं। उनकी इन खूबियों की प्रशंसा विभिन्न जातियों की जनता करती है। यिनपियन कोरियाई स्वायत्त प्रेफेक्चर चीन प्रांत के दक्षिण पूर्व में स्थित है। पर्वत श्रृंखला और गहरी घाटियों के बीच स्थित इस इलाके को छांगपाई पर्वत श्रृंखला के टीले क्षेत्र का एक भाग माना जाता है। छांगपाई पर्वत श्रृंखला की मुख्य चोटी पाइथाओ पर्वत उत्तर पूर्व चीन की सबसे ऊंची चोटी है। समुद्र की सतह से उसकी ऊंचाई 2744 मीटर है। चोटी पर हरे जेल की तरह फैली ठेंछी झील चीन का मशहूर रमणीक स्थान है। इस झील के उत्तर में एक दरार है जहां से एक जलप्रपात नीचे गिरता है। ये जलप्रपात यालू नदी, थूमन नदी और सुंघवा नदी का उद्गम स्थान है। साल भर बहने वाली हाइलान नदी और हुनछुन नदी टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई इस उपजाऊ भूमि की सिंचाई करती है। मेहनती और बुद्धिमान कोरियाई जनता में प्रकृति से संघर्ष करने का सुदृढ़ संकल्प है। उन्होंने विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए चीन के उत्तर में धान उगाने की शुरुआत की और इस प्रकार यिनपियन चीन के उत्तर का एक मशहूर धान का गोदाम बन गया है। इसके अलावा ये प्रेफेक्चर चीन के उत्तर में फल उत्पादन का भी एक केंद्र है। सेब के स्वाद वाली नाशपाती अपने मिठास, रस, बड़े आकार, छोटी गुठली और मोटे गूदे के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाजों के तहत छांगपाई की तलहटी में कोरियाई जाति। छांगपाई पर्वत श्रृंखला की तलहटी में रहने वाली कोरियाई जाति के मकानों की शैली बड़ी ही अनोखी है। मकान में ईंटों और पत्थर की पतली पट्टियों से बनी खांग यानी खाट में आग जलाई जाती है। आमतौर पर एक मकान में 4 कमरे होते हैं। सोने का कमरा, मेहमानों के सत्कार का कमरा, रसोई घर और भंडार। सोने के कमरे में खांग के ऊपर लकड़ी का तख्ता बिछाया जाता है। तख्ते पर चमकदार पीली वार्निश की जाती है। कमरे की दीवारों पर अंदर और बाहर दोनों तरफ से सफेदी की जाती है, इसलिए ये अत्यंत साफ सुथरा दिखाई देता है। कोरियाई महिलाएं प्रायः रेशमी कपड़े से बनी छोटी कुर्ती और लंबे लहंगे पहनना पसंद करती हैं। कपड़ों का रंग हल्का और आकार प्रकार अनुपम होता है। छोटी कुर्ती का पल्ला बाईं तरफ खुलता है और बांधने के लिए इस पर बटन की जगह कपड़े की पट्टी लगाई जाती है। लहंगे की लंबाई महिलाओं की उम्र के अनुसार तय की जाती है। टखनों तक लंबा लहंगा प्रौढ़ महिलाओं के लिए और घुटनों तक छोटा लहंगा युवतियों के लिए होता है। लहंगे में बहुत सी चुन्नटें होती हैं और हवा के झोंकों से वो तितली की तरह उड़ता है, इसलिए बहुत सुंदर लगता है। पुरुष छोटी सफेद कमीज के ऊपर गहरे रंग की बिना आस्तीन वाली जैकेट पहनते हैं। उनकी पतलून की मोहरी चौड़ी होती है। उनके जूते भी अनोखे होते हैं। जूते की नोक ऊपर की ओर निकली हुई छोटी किश्ती सी होती है, इसी कारण उसे किश्ती नुमा जूता कहा जाता है। बच्चों की जैकेट की आस्तीन सतरंगी कपड़ों से बनाई जाती है और देखने में बहुत सुंदर लगती है। कोरियाई जनता में बूढ़ों के आदर, बच्चों के प्यार और दूसरों से शिष्ट व्यवहार की अपनी परंपरा है। बाप और बेटे जब एक ही मेज पर खाना खा रहे होते हैं तो बेटे अपने बाप के सामने सिगरेट या शराब नहीं पीते। यदि किसी विशेष कारणवश उन्हें पीना ही पड़े तो मुंह पीछे मोड़कर ही वे पीते हैं। जब कभी बुजुर्ग या अपने माता पिता बाहर जाते हैं तो परिवार के बाकी सदस्य सिर झुकाकर उन्हें विदाई देते हैं। आम दिनों में भी बूढ़ों से मिलने पर उन्हें सभी प्रणाम करते हैं। कोरियाई लोगों का मुख्य व्यंजन ठंडे नूडल्स और ताकाओ होता है, जो बिल्कुल स्थानीय जातीय भोजन है। ठंडे नूडल्स बनाने में खास आटे और मसालों की जरूरत पड़ती है। नूडल्स अवश्य जई और शकरकंद के आटे से बनाए जाते हैं। मसालों में मुर्गे, सुअर और अन्य पशुओं का मांस, अंडे के लच्छे, मिर्च, तिल, तिल का तेल, सेब और सेब के स्वाद वाली नाशपाती शामिल है। इस व्यंजन का स्वाद खट्टा, मीठा और तेज होता है। इस ठंडे स्वादिष्ट व्यंजन को देखकर लोगों की खाने की इच्छा बढ़ जाती है। ताकाओ तो कोरियाई जनता के त्योहार, शादी और महाभोज के मौके पर मेहमानों को खिलाने का मुख्य व्यंजन है। नाम से ही इस व्यंजन की विशेषता साफ हो जाती है। ताकाओ का मतलब पीटकर बनाया गया एक प्रकार का केक है। पहले लोग चिपचिपा चावल भाप से पकाते हैं और फिर लकड़ी या पत्थर के मूसल से ओखली में पके चावल को पीट कर गोल गोल लोई बनाते हैं। खाते समय इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर उनके ऊपर लाल दाल का आटा छिड़कते हैं। फिर शहद या चीनी के साथ ये स्वादिष्ट व्यंजन खाया जाता है। कोरियाई जाति के अधिकांश पुरुष शराब पीना पसंद करते हैं। हर परिवार में चावल की शराब बनाई जा सकती है। मेहमान के सामने वे कटोरे में चावल की शराब भरकर पेश करते हैं। ये शराब थोड़ी मीठी होती है और घूंट भरने में जलन नहीं महसूस होती, पर इसकी तासीर तेज होती है और आसानी से नशा हो जाता है। कोरियाई जाति हर साल चीनी चंद्र पंचांग के प्रथम महीने की 15वीं तारीख की रात को समारोह का आयोजन जरूर करती है। पहले युवक पहाड़ से पेड़ के तने और चीड़ की टहनियों को काटकर ले जाते हैं और फिर कई मीटर ऊंचा एक वांग युएचिया यानी चांद के दर्शन करने का मचान खड़ा करते हैं। जब अंधेरा छा जाता है और चांद उदित होता है तो चुने गए कई बूढ़े एक दूसरे से होड़ करके मचान पर चढ़ते हैं।
कहा जाता है कि जो बूढ़ा सबसे पहले चांद देखेगा उसके बेटे और पोते सुखी होंगे और पूरा साल खुशियों से भरा होगा। मचान से बूढ़ों के उतरने के बाद इस मचान में आग लगा दी जाती है और फिर सभी मिलकर नाचने लगते हैं। लंबे ढोल की मधुर लय और कांसे घड़ियालों की धुन के साथ युवक तुंगशाओ यानी बैंसुरी की तरह एक वाद्य यंत्र और सुरना बजाते हैं। आकर्षक लहंगे पहनी युवतियां खुशहाल किसान नामक मनोहर जातीय नृत्य करती हैं। आग की लपट बढ़ने के साथ साथ ढोल घड़ियालों की आवाज ऊंची होती जाती है और सभी के पांव भी अधिकाधिक तेजी से थिरकने लगते हैं। ये नृत्य कार्यक्रम प्रायः गहरी रात तक चलता रहता है। कोरियाई जनता खेलकूद में भी बहुत रुचि लेती है। बच्चों को बचपन से ही ठंडे पानी में नहाने की आदत होती है। वे फुटबॉल और स्केटिंग को बहुत पसंद करते हैं। वे बहुत ही मजबूत और स्वस्थ होते हैं। गांवों में शरद की फसल काटने से पहले और धान के पौधे रोपने से पहले खाली मौसम में हर जगह खेलकूद समारोह का आयोजन होता है। कहीं कहीं तो लगातार 5 दिनों तक की प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। खेलकूद के मैदानों के चारों ओर मांस का सूप, ताकाओ और चावल की शराब बेचने के स्टोर लगाए जाते हैं। ऐसे मौके पर बड़ी चहल पहल होती है। अब आप सुन रहे हैं स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में चीन की अल्पसंख्यक जातियों के रीति रिवाजों के तहत छांगपाई की तलहटी में कोरियाई जाति। खेलकूद समारोह में न सिर्फ पथ मैदान खेलकूद, फुटबॉल और वॉलीबॉल जैसी सामान्य प्रतियोगिताएं होती हैं, बल्कि झूले पर झूलना, तख्ते पर छलांग लगाना और कुश्ती जैसे जातीय परंपरागत खेलकूद कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। तख्ते पर छलांग लगाने और झूला झूलने में अधिकांशतः महिलाएं हिस्सा लेती हैं। तख्ते पर छलांग लगाने के खेल में 4 सेंटीमीटर मोटे, 40 सेंटीमीटर चौड़े और 6 मीटर लंबे एक विशेष तख्ते का प्रयोग होता है। इस तख्ते की लकड़ी मजबूत और लचीली होती है। तख्ते पर जो 2 महिलाएं छलांग लगाती हैं, उनका कुशल होना जरूरी है। वे दोनों तख्ते के दोनों छोर पर आमने सामने खड़ी हो जाती हैं। जब एक महिला एक छोर पर खड़ी होती है और दूसरी महिला तख्ते को जोर से और सही ढंग से नीचे धक्का देती है, तो दूसरे छोर पर खड़ी महिला ऊपर हवा में छलांग लगाती है। जब छलांग लगाने वाली महिला फिर से तख्ते के दूसरी छोर पर उतरती और तख्ते को जोर से नीचे धक्का देती है, तो दूसरी महिला हवा में छलांग लगाती है। इस प्रकार दोनों महिलाएं बारी बारी से हवा में छलांग लगाती हैं और छलांग लगाने वाली महिला हवा में तरह तरह के करतब भी करती है। आकाश में उनके करतब इतने हृदयग्राही होते हैं कि दर्शक इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। झूले पर झूलना कोरियाई महिलाओं का एक अन्य लोकप्रिय खेल है। ये साहस और शक्ति बढ़ाने का खेल है। आमतौर पर 2 महिलाएं एक झूले पर आमने सामने खड़ी होकर हाथों से रस्सी पकड़कर जोर से पेंगे मारती हैं। वे जितनी जोर से पेंग मारती हैं, झूला उतना ऊंचा जाता है। हवा में लहराते उनके लहंगे अत्यंत आकर्षक होते हैं। कुछ कुशल महिलाएं तो झूले को 20 मीटर ऊंचे आकाश में पहुंचा सकती हैं। कुश्ती कोरियाई जनता का एक प्राचीन परंपरागत मनोरंजक कार्यक्रम है और वो आज भी खूब प्रचलित है। भला कोई युवक कुश्ती के मैदान में अपनी शक्ति और चुस्ती दिखाने से पीछे हट सकता है? कोरियाई जनता रीति रिवाज के अनुसार कुश्ती में विजयी होने वाले को एक बैल पुरस्कार में देती है। ये न सिर्फ पहलवान के लिए बल्कि उसके गांव के लोगों के लिए भी गर्व की बात होती है। जब वो विजेता लाल रेशम की पट्टी बांधकर पुरस्कार में मिले बैल पर सवार होकर किसी युद्ध मैदान से लौटने वाले वीर की तरह अपने गांव लौटता है, तो पूरे गांव के लोग उसका स्वागत करने के लिए बाहर निकल आते हैं। वे नाचते हुए मेरे गांव का वीर नामक गीत भी गाते हैं। बाद में गांव के सभी परिवार बारी बारी से इस विजेता को माननीय मेहमान की तरह अपने अपने घर बुलाते हैं और उसका स्वागत सत्कार करते हैं। वे कामना करते हैं कि वो अगले साल भी विजेता बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। तो श्रोता मित्रों, अगली बार हम इसी तरह चीन की किसी और अल्पसंख्यक जाति के रीति रिवाज को लेकर आपके सामने एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दें। नमस्कार। यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं श्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि दोनों युवा शिष्य अपने गुरु को यानी महान अमर्त्य को सारी घटना का विवरण देते हैं, जिसे सुनकर महान अमर्त्य को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह कहता है कि तुम लोग रस्सियां तैयार रखो, मैं उन सभी को पकड़ कर लाता हूँ। उसके बाद उन्हें ढूंढकर वह अपने कपड़ों की बाहों में उन सभी को भरकर अपने यहाँ वापस ले आता है और अपने शिष्यों के सामने एक एक को निकालकर खंभों से बांध देता है। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। सभी को खंभों से बांध देने के बाद महान अमर्त्य बोला, शिष्यों, ये भिक्षुगण धार्मिक व्यक्ति है, इसलिए हम इन पर खंग, भाले या कुल्हाड़ियों का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते। यही अच्छा रहेगा कि तुम एक कोड़ा ले आओ और मेरी ओर से इनको कोड़े लगाओ। इससे मानव फल का नुकसान और मेरा कलेश कुछ कम हो जाएगा। शिष्यगण तुरंत ही एक कोड़ा ले आए। वह ना तो वृषभ की चमड़ी से बना था, ना ही मेष की चमड़ी से, ना तो मृग की चमड़ी से बना था और ना ही गोवत्स चमड़ी से। वह तो एक सप्त तारक चिन्हित ड्रैगन चर्म से बनाया गया था। महान अमर्त्य ने उसे पानी में अच्छी तरह से भिगाने को कहा। एक हाष्ट पुष्ट युवा अमर्त्य से कोड़ा कस कर पकड़ने को कहा गया। वह अमर्त्य कहने लगा, गुरुदेव, इनमें से पहले किस पर कोड़े बरसाऊं? महान अमर्त्य ने बताया, सांचांग ने प्रचुर अवज्ञा प्रदर्शित करने का अपराध किया है, पहले उसे ही कोड़े मारो। यह सुनकर वानर ने सोचा, हमारा यह वृद्ध भिक्षु बेटा
कोड़ों की मार सहन नहीं कर सकेगा। अगर वह मर गया तो दोष मेरा ही होगा। यह विचार असहनीय होने की वजह से वह बोल उठा, श्रीमान, आपका आदेश अनुचित है। फल की चोरी तो मैंने की थी, मैंने ही उसे खाया भी था और मैंने ही पेड़ उखाड़ा था। तो पहले मुझे कोड़ों से मारने की जगह आप उन पर क्यों बरसा रहे हैं? महान अमर्त्य ने मुस्कुराते हुए कहा, इस अधम वानर का कहना बिल्कुल सही है। ठीक है, पहले उसे ही कोड़े मारे जाएं। छोटे अमर्त्य ने पूछा, कितने कोड़े लगाऊं? महान अमर्त्य ने आदेश दिया, मानव पलों की संख्या के बराबर 30 कोड़े लगा दो। कोड़ा फटकार कर छोटे अमर्त्य कशाघात करने को उद्यत हो गया। वानर डर रहा था कि कहीं वह अमर्त्य भी महान इंद्रजालिक सिद्धियों का स्वामी न हो। उसने अपनी आंखें खोलकर तय किया कि कोड़े उसके पांव पर मारे जाएंगे। तुरंत अपनी कमर को झटका देकर वानर चिल्लाया, बदलो, और उसके पांव व्यंगारित लोहे में बदल गए। अब वानर उन पर कोड़े पड़ते देखने लग गया। छोटे अमर्त्य ने एक के बाद एक 30 कोड़े मारे। तब दिन का समय हो गया था। महान अमर्त्य ने आज्ञा सुनाई, अपने शिष्यों को इतनी शिक्षापूर्वक शिक्षा देने और उच्छृंखल व्यवहार कर देने के अपराध में सांचांग को भी कोड़े मारे जाएं। छोटे अमर्त्य ने दोबारा कोड़ा फटकार कर सांचांग पर वार करने जा ही रहा था कि वानर ने अचानक बाधा दी। श्रीमान, आप फिर गलती कर रहे हैं। जिस समय मैंने मानव फल चुराया था, मेरे गुरुदेव को तो उसके बारे में पता ही नहीं था। यह षड्यंत्र केवल हम तीनों द्वारा ही रचा गया है। अगर मेरे गुरुदेव शिथिल शिक्षा देने के अपराधी हो भी तो भी क्योंकि मैं उनका शिष्य हूँ, इसलिए वे कोड़े मुझे ही मारे जाने चाहिए। यह नीच वानर धूर्त और दुरात्मा भले ही हो, लेकिन इसने अपने गुरुदेव के प्रति कर्तव्य बोध का भाव जरूर है। ठीक है, इसी को वे कोड़े भी लगा दो। छोटे अमर्त्य ने दोबारा 30 कोड़े बरसा दिए। वानर ने नीचे झुककर अपने पांव पर कोड़े लगते देखा। दोनों पांव दर्पण की भांति चमकने लग गए, लेकिन अभी तक उसे जरा सा भी दर्द महसूस नहीं हो रहा था। एक समय तक शाम हो गई थी। महान अमर्त्य बोला, कोड़ा जल में भीगने के लिए रख दो, कल दोबारा कोड़े मारे जाएंगे। छोटे अमर्त्य ने कोड़े को जल में डाल दिया और सब अपने अपने कमरों में चले गए और शाम का खाना खाकर सो गए। सांचांग की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और वह विलाप कर रहा था। तुम तीनों ने मुझे ऐसी मुसीबत में डाल दिया है कि आज मुझे दंड भोगने यहाँ ले आया गया है। क्या मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया जाना उचित है? वानर ने जवाब दिया, तुम्हें रोना पीटना बंद कीजिए। सबसे पहले तो मुझ पर ही कोड़ों की मार पड़ी है। आपको तो अभी कोड़े ने छुआ तक नहीं है। आप किस लिए करा रहे हैं? सांचांग बोला, भले ही मुझे कोड़े नहीं मारे गए, लेकिन इस तरह रस्सियों से जकड़ दिया जाना भी तो पीड़ादायक ही है। भिक्षु एकात्मा ने कहा, हम भी तो आपके साथ ही बंधे पड़े हैं। वानर बोला, अगर आप लोग अपनी चीख पुकार बंद कर दें तो हम सब कुछ देर आराम कर अपनी यात्रा पर चल पड़ सकते हैं। शुकर ने कहा, बड़े भाई, आप फिर से डींगे हाँकने लग गए। इन लोगों ने हमें सन्न की तरह रस्सियों में जकड़ रखा है। उस पर पानी भी छिड़क दिया है। इस वजह से हमारे बंधन और भी ज्यादा कस गए हैं। उस स्थिति में जब हमें मंदिर के महाकक्ष में बंद कर दिया गया था और आप ताले खोलकर हमें बाहर निकाल ले गए थे, ये वैसी स्थिति नहीं है। वानर बोला, मैं डींगे नहीं हाँका है। पानी में भीगी इन रस्सियों की मुझे जरा सी भी चिंता नहीं है। अगर ये भात के कटोर जितनी मोटी नारियल की रस्सी भी होती, तब भी वे मुझे शरद बयार जैसी सुखद ही लगती। इस समय वहाँ केवल वानर की आवाज सुनाई दे रही थी, बाकी सब कुछ मौन था। भव्य वानर ने खुद को छोटा बना लिया और अपने ढीले पड़ गए बंधनों से बाहर निकल आया और कहने लगा, चलिए गुरुदेव, चलें। चिंताग्रस्त रेतात्मा ने प्रार्थना की, बड़े भाई, हमारी भी रक्षा कर दीजिए। वानर ने उससे झिड़क कर चुप रहने को कहा और सांचांग, शुकर और रेतात्मा तीनों को बंधन मुक्त कर दिया। फिर उसने अपनी बंडी ठीक की, कमरबंद कसा, घोड़े पर काटी कसी, ओल्टी में रखा अपना सामान उठाया और बाकी तीनों के साथ मंदिर के दरवाजे से बाहर निकल गया। बाहर जाकर उसने शुकर को आदेश दिया, जाकर उसका गार पर उगे 4 वेद वृक्ष काट लाओ। शुकर ने पूछा, वेद वृक्ष का क्या करोगे? वानर ने बताया, मुझे उनका इस्तेमाल करना है, तुरंत जाकर यहाँ ले आओ। मंद बुद्धि शुकर का शरीर पाश्विक बल से परिपूर्ण था। उसने वहां जाकर कूटनी का वार कर 4 वेद वृक्ष गिरा लिए और उन्हें अपनी बाहों में भरकर वहां ले आया। वानर ने उनके ऊपरी सिरे और शाखाएं काट डाली और अपने दोनों सह शिष्यों से कहा कि उन 4 तनों को मंदिर में ले जाकर जहां उन सबको बांधा गया था उसी तरह स्तंभों से बांधाए। फिर उसने एक मंत्र पढ़कर अपनी जीभ कुतरी और तनों पर अपना रक्त छिड़क दिया। फिर जैसे ही उसने कहा बदलो, एक तना सांचांग जैसा, दूसरा वानर जैसा और बाकी दोनों शुकर और भिक्षु रेतात्मा में बदल गए। वे बिल्कुल उन जैसे ही दिख रहे थे। पूछे जाने पर वे जवाब दे सकते थे और नाम पूछे जाने पर योग्य प्रतिक्रिया भी दिखा सकते थे। उसके बाद वे तीनों शिष्य गुरुदेव के पास लौट आए और फिर एक बार से बिना कहीं रुके सारी रात चलते हुए वे उच्चवांग मंदिर से भाग निकले। सुबह होने तक श्रद्धेय सांचांग घोड़े की काठी पर बैठा ऊँगता हुआ हिलता डुलता चले जा रहा था। वानर ने पुकारा, गुरुदेव, आप तो सच में नितांत व्यर्थ प्राणी हैं। धर्मनिष्ठ होते हुए भी आपको यह यात्रा इतनी क्लांतिकर क्यों लग रही है? मैं तो बिना सोए 1000 रातें बिता सकता हूँ, फिर भी जरा सी भी क्लांति महसूस नहीं करता। अच्छा हो कि आप घोड़े से उतर जाएं, इससे आप बाकी लोगों की तरह उनका उपहास और अपमान के पात्र बनने से बचे रहेंगे। आगे जाने से पहले इस पर्वत के तले, जहाँ वायु भी संचित और वाष्प इकट्ठी हो रही है, आप जरा आराम कर लें। सुबह होने पर महान अमर्त्य जाग उठा और शाकाहारी प्रातराश लेने के बाद वह महाकक्ष में गया। कोड़ा मंगवाते हुए उसने घोषणा की, 8 सांचांग को कोड़े लगाए जाएंगे। छोटा अमर्त्य कोड़ा फटकारते हुए थांग भिक्षु से बोला, मैं आप पर कशाघात करूंगा। वेद वृक्ष ने जवाब दिया, मारो। 30 कोड़े मारने के बाद उसने दोबारा कोड़ा झटकारा और शुकर से कहा, अब मैं तुम्हें कोड़े मारूंगा। वेद वृक्ष बोला, मारो। फिर वह अमर्त्य भिक्षु रेतात्मा के पास गया और उसने भी वही कहा, मारो।
जब सांचाम, भिक्षुरेतात्मा और शुकर को कोड़े पड़ने की बारी आती है तो वे कहते हैं मारो, लेकिन जैसे ही वानर की बारी आती है तो वह रास्ते में खड़ा हुआ असली वानर का शरीर थर थर कांपने लग जाता है और वह चीख पड़ता है, नहीं नहीं। सांचाम ने पूछा, इसका क्या मतलब है? जब मैंने 4 वेद वृक्षों को हम चारों में बदल दिया था तब मेरा विचार था कि वे कल ही मुझे 2 बार कोड़ों से मार चुके हैं, इसलिए आज मुझे नहीं मारेंगे, लेकिन इस समय वह मेरे जादुई शरीर पर कोड़े बरसा रहे हैं और मेरा असली शरीर उसका दर्द भोग रहा है। मैं इस जादू को खत्म किए देता हूँ। यह कहकर उसने तत्काल एक मंत्र पढ़कर वह जादू खत्म कर डाला। अब जरा उन ताओपंथी युवकों के संतरास की कल्पना तो कीजिए। अपने कोड़े नीचे फेंककर उन्होंने गुहार लगाई, गुरुदेव, पहले तो हम महान भिक्षु पर कोड़े लगा रहे थे, लेकिन अब हम केवल वेद वृक्ष के तनों पर ही कोड़े चला रहे हैं। यह सुनकर महान अमर्त्य ने कड़वी हंसी हंसकर वानर की प्रशंसा करते हुए कहा, यह वानर तो सचमुच भव्य वानर राज ही है। मैंने केवल सुना ही था कि जब इसने स्वर्ग प्रासाद को नष्ट भ्रष्ट कर दिया था उस समय से स्वर्ग धरा जाल से भी बांधा नहीं जा सका था। अब मैं समझ गया हूँ कि यह प्रवाद सच ही होगा। मुझे उसके बच निकलने पर कोई आपत्ति नहीं है। आपत्ति तो इस पर है कि उसने अपनी जगह 4 वेद वृक्षों के तने छोड़ जाने का छल क्यों किया। अब उस पर कोई दया नहीं दिखाई जा सकती। चलो उसका पीछा करो। पीछा करो कहते ही महान अमर्त्य उछलकर मेघ पर सवार हो गया और उसे पश्चिम दिशा में सामान लादे घोड़े को एड़ लगाकर दौड़ाते भिक्षु दिखाई दे गए। मेघयान को नीचे उतारकर वह चिल्लाया, वानर कहाँ भागा जा रहा है? मेरा मानव फल वृक्ष तो वापस लौटा कर जा। शुकर चीखा, मर गए, शत्रु फिर से आ गए। वानर बोला, गुरुदेव, इस समय आप अपना साधु स्वभाव भूल जाइए। हमें थोड़े से पाप मार्ग का सहारा लेकर हमेशा हमेशा के लिए इसका अंत करना होगा, तब हमें यहाँ से भाग निकलने में आसानी हो जाएगी। थांग भिक्षु यह सुनकर कांप उठा, लेकिन वह जवाब दे पाता इससे पहले ही वे तीनों शिष्य जल्दी से आगे बढ़ गए। भिक्षुरेतात्मा के पास उसका दंड था, शुकर अपना पांचा उठाए हुए था और महान मनीषी वानर अपना लौह दंड घुमा रहा था। उन्होंने महान अमर्त्य को आकाश में घेर लिया और उस पर अंधाधुंध वार करने लग गए। अपने अपने जादुई अस्त्रों से वे तीनों महान अमर्त्य के साथ युद्ध किए जा रहे थे, लेकिन वह केवल अपने मोड़ छल के जरिए ही उनको अपने पास नहीं आने दे रहा था। करीब 1 घंटे बाद उसने अपने चोगे की बाह चौड़ी की और एक बार फिर गुरु, शिष्यों, घोड़े और सामान को उसमें भर लिया। फिर अपना मेघ घुमाकर वह मंदिर आ पहुंचा, जहां सारे अमर्त्यों ने उसका अभिनंदन और स्वागत किया। मुख्य महाकक्ष में बैठकर उसने उन सबको एक एक कर अपने चोगे की बाह से बाहर निकाल दिया। थांग भिक्षु को सीढ़ियों के तले उग रहे शलभद्रुम से और शुकर और भिक्षुरेतात्मा को पास ही उगे दूसरे 2 पेड़ों से बांध दिया गया। वानर को उल्टा लटका कर बांध दिया गया था। इस वजह से उसने सोचा कि बिल्कुल उसे शारीरिक यातना दी जाएगी और प्रश्नोत्तर किए जाएंगे। जब वानर के बंधन कसे जा रहे थे, महान अमर्त्य ने 10 लंबे ऊँचनीचों का कपड़ा मंगवाया। वानर ने मजाक किया, देखा कितने दयालु है ये सज्जन, हमारे लिए भी वस्त्रों में अपनी बाह जैसे बनवाने के लिए कपड़ा मंगवा रहे हैं। कुछ कम मंगवाया होता तो हमारे भी काशाय बन गए होते। छोटा अमर्त्य हाथ का बुना कपड़ा ले आया और महान अमर्त्य ने उन्हें आदेश दिया कि वे थांग भिक्षु, शुकर और भिक्षुरेतात्मा को उसमें लपेट दे। वानर फिर कहने लग गया, उत्तम, अति उत्तम, तीनों पर जीवित ही कफन लपेटा जा रहा है। कुछ ही पलों में उन तीनों को उस कपड़े से लपेट दिया गया। फिर कुछ लाश मंगवाया गया। अमर्त्यों ने खुद ही जमा कर सुखाया गया लाश तुरंत वहां ले आया गया और उन तीनों को कपड़े में लिपटी देह पर वह लाश लेप दिया गया। केवल सिर ही छोड़ दिए गए। शुकर कहने लगा, हमारे सिर की चिंता मत कीजिए, लेकिन नीचे की ओर छेद जरूर बना दीजिएगा ताकि हम मलमूत्र को त्याग सके। महान अमर्त्य ने फिर एक विराट कड़ाह मंगवाया। वानर हंस पड़ा और बोल उठा, अरे शुकर, लगता है आज तेरा भाग्य अच्छा है। लगता है ये कढ़ाई में हमारे लिए खाने का सामान पकाने के लिए मंगवाया गया है। शुकर बोला, ये तो बड़ी अच्छी बात है। आशा है हमारी जान लेने से पहले ये लोग हमें कुछ भात जरूर खिला देंगे। बाहर पेट खा लेने के बाद मरने से हम कहीं ज्यादा सुंदर भूत दिखाई देंगे। अमर्त्यों ने कढ़ाई लाकर सीढ़ियों के नीचे रख दिया और महान अमर्त्य ने उसके चारों ओर सूखी लकड़ियां चुनकर आग लगाए जाने की आज्ञा दी। उसका आदेश था, कड़ाह को शुद्ध तेल से पूरा भर दो और जब तेल उबलने लग जाए उसमें वानर को अच्छी तरह गहरा कर दो, जिससे मेरे मानव फल की हानि की पूर्ति हो जाए। वानर यह सुनकर मन ही मन बहुत खुश हो था। उसने सोचा, मैं भी तो यही चाहता था। मैंने युगों से स्नान नहीं किया है, मेरी त्वचा में खुजली मचती रहती है। गर्म तेल में स्नान कर मुझे बहुत खुशी होगी। कुछ ही देर में तेल खोलने लग गया। अब वानर का उत्साह थोड़ा मंद होने लग गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं वह महान अमर्त्य के इंद्रजाल को समझ न पाया तो फिर क्या होगा। यह भी संभव था कि कढ़ाई में गिरते ही वह अपने हाथ पांव न चला सके। उसने अपने चारों ओर नजर घुमाई तो उसे वेदी के पूर्व में एक सौर घड़ी और पश्चिम की ओर एक प्रस्तर सिंह दिखाई दिया। वानर उस ओर उछला और अपनी जीभ की नोक काट कर उस प्रस्तर सिंह पर रक्त छिड़क दिया और चिल्लाया, बदलो। तुरंत ही प्रस्तर सिंह कसकर बंधे वानर के आकार में बदल गया। फिर उसने अपनी आत्मा अलग कर ली और खुद आकाश स्थित मेघ पर चला गया और वहीं से खड़ा खड़ा इन ताओपंथियों को देखने लग गया। ठीक उसी समय छोटे अमर्त्यों ने सूचना दी, तेल बहुत उबल चुका है। महान अमर्त्य ने आज्ञा दी, वानर को उसमें डाल दो। लेकिन लाख कोशिश करने पर भी 4 अमर्त्य मिलकर वानर को उठा पाने में असमर्थ रहे। तब 8 और बाद में 12 अमर्त्य भी असफल हो गए। वे कहने लगे, धरती से घनिष्ठ रूप से जड़ा यह वानर तो हमसे हिलाया भी नहीं जा रहा। बहुत लघुकाय होने पर भी यह बहुत टॉप है। इस
पर 20 अमरतियों को उसे बांसों की मदद से उठाने का आदेश दिया गया। जब उन्होंने एक साथ मिलकर उसे कढ़ाई में पटक दिया तो एक प्रचंड धमाका हुआ और तेल की अनगिनत बूंदें उछलकर बिखर गई। छोटे अमरतियों के चेहरों पर फफोले पड़ गए। तेल उबालते हुए अमर्त्य चीख उठे, कढ़ाई में छेद है, तेल बह रहा है। लेकिन इससे पहले ही सारे तेल कढ़ाई के टूटे पेंदे से बाहर निकलकर तो बह चुका था। तब जाकर उन्हें पता चला कि उन्होंने कढ़ाई में वानर नहीं प्रस्तर सिंह को पटक दिया था। बहुत गुस्से में भरकर महान अमर्त्य बोला, इस उद्धत वानर का सत्यानाश हो। उसे मेरी मौजूदगी में ही छल करने की हिम्मत कैसे हो रही है? मुझे इस बात की इतनी चिंता नहीं है कि वह यहाँ से भाग निकला है, लेकिन उसे मेरी कढ़ाई तोड़ने की हिम्मत कैसे हो गई? अब उसे पकड़ने की कोशिश करना व्यर्थ है। हमारी वह कोशिश रेत से पारा निकालने, छाया या वायु के झोंके को मुट्ठी में पकड़ने जैसी ही व्यर्थ कोशिश होगी। उसे भूल जाओ, भाग निकल जाने दो उसको। उसकी जगह पर स्थान तान चांग के बंधन खोल दो और एक अन्य पात्र ले आओ। अपने वृक्ष के विनाश का बदला लेने के लिए हम उसे ही तेल में तल देंगे। छोटे अमर्त्यों ने सांचांग की देह पर लिपटा लाक्षायुक्त वस्त्र फाड़ना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय। 用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखें रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。 ये चैना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों को शाथांग का प्यार भरा नमस्कार। श्रोता दोस्तों को राकेश का भी नमस्कार। रोजमर्रा की चीनी भाषा कार्यक्रम सुनने के लिए आप सभी लोगों का स्वागत। पिछले पाठ में हमने बैंक से संबंधित कुछ चीनी वाक्य सीखे थे। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 可以刷卡吗？ क्या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है? 交现金还是刷卡？ नगद देंगे या क्रेडिट कार्ड से? 我刷信用卡， मैं क्रेडिट कार्ड से दूंगा। 请您在这里签字。 कृपया आप यहाँ हस्ताक्षर कीजिए। शाओथांग जी, निसंदेह अब क्रेडिट कार्ड से पैसे देना तो और सुविधापूर्ण हो गया है। जी हाँ। तो क्या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है? इसे चीनी में कैसे कहेंगे? आप कह सकते हैं 可以刷卡吗？ 可以刷卡吗？ 可以 यानी कि सकना। 可以 刷卡क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना। 刷卡 माँ प्रश्नवाचक शब्द। 吗？ 可以刷卡吗？ 可以刷卡吗？ क्या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है? तो आइए सुने आज के बाद की पहली बातचीत। 先生，您消费1000元， 哦，我的现金不够了，可以刷卡吗？ 可以。 刷卡 क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना। 刷卡 可以刷卡吗？ 可以刷卡吗? क्या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है? आइए सुने एक बार फिर आज के बाद की पहली बातचीत। 先生，您消费1000元， 哦，我的现金不够了，可以刷卡吗？ 可以。 चीजें खरीदने के बाद दुकानदार आपसे पूछेगा 交现金还是刷卡? नकद देंगे या क्रेडिट कार्ड से? 交现金还是刷卡? 交现金 नकद पैसे देना, 交现金还是 या 还是 刷卡 क्रेडिट कार्ड से पैसे देना, 刷卡? 交现金还是刷卡? 交现金还是刷卡? नगद देंगे या क्रेडिट कार्ड से? मेरा विचार है कि हमें इस वाक्य पर ध्यान देना चाहिए। इस वाक्य में दो विकल्प दिए गए हैं। मिसाल के लिए नकद देंगे या क्रेडिट कार्ड से। मैं समझ गया। इस स्थिति में मुझे कोई एक तरीका चुनकर पैसे देने हैं। जी हाँ। 交现金还是刷卡? हाँ, 交现金还是刷卡? मैं समझ गया। आए अब हम सुने आज के पाठ की दूसरी बातचीत। 您是交现金还是刷卡？ 我刷信用卡。 请您在这里签字。 好的。 शाओथांग जी, मैं क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करूंगा। इसे चीनी में कैसे कहा जाएगा? आप कह सकते हैं 我刷信用卡。 वो刷信用卡。 信用卡 क्रेडिट कार्ड। 信用卡 刷 इसका पुराना अर्थ है सफाई करना। श्वाया मिसाल के लिए दांत की सफाई करना। 刷
यहाँ श्वा के साथ 信用卡 जोड़ा गया है, मतलब है क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना है। 刷信用卡。 आए एक बार फिर सुने आज के बाद की दूसरी बातचीत।您是交现金还是刷卡？我刷信用卡。请您在这里签字。好的。 राकेश जी, आप जरूर जानते होंगे कि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करने के बाद आपको रसीद पर हस्ताक्षर करने हैं। दुकानदार आपसे यह कहेगा, 请您在这里签字, यानी कि कृपया आप यहाँ हस्ताक्षर कीजिए। 请您在这里签字。 请 कृपया 请 您 मी यानी कि आप 您 在这里 यहाँ पर 在这里 签字 हस्ताक्षर करना। 签字。 请您在这里签字, कृपया आप यहाँ हस्ताक्षर कीजिए। 请您在这里签字。कृपया आप यहाँ हस्ताक्षर कीजिए। आइए अब हम आज के बाद के मुख्य वाक्य देखें। 刷卡 क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करना। 刷卡可以刷卡吗？ 可以刷卡吗? क्या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है? 交现金 नकद पैसे देना। 交现金交现金还是刷卡 नकद देंगे या क्रेडिट कार्ड से? 交现金还是刷卡? कृपया आप यहाँ हस्ताक्षर कीजिए। 请您在这里签字。 请您在这里签字。 签字 हस्ताक्षर करना। 签字。 अच्छा, अब हम आज की सारी बातचीत सुने। budget 1先生，您消费1000元。哦，我的现金不够了，可以刷卡吗？可以。 budget 2您是交现金还是刷卡？我刷信用卡。请您在这里签字。好的。 अच्छा दोस्तों, आज का पाठ यहीं तक। अच्छा, अब शावथांग और राकेश वत्स को आज्ञा दें, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।